भारत में रहने वाले ज्यादातर लोग एक दूसरे से तुलना यानी कंपैरिजन जरूर करते हैं। आपके घर वालों ने भी आपकी तुलना कभी ना कभी किसी रिश्तेदार के बेटे या पड़ोस में रहने वाले लड़के से जरूर की होगी। इतना ही नहीं, दूसरे लोगों की चीजें जैसे घर, गाड़ी और दूसरे की नौकरी से भी ये कंपैरिजन लगातार होता रहता है। केवल पर्सनल लेवल पर ही नहीं, ये कंपैरिजन करने की आदत आपको नेशनल लेवल पर भी देखने को मिलेगी, जहां सरकार और विपक्ष के नेता अलग अलग देशों से भारत की तुलना करते दिखाई देंगे। भारत में हर 100 किलोमीटर के बाद कल्चर, लैंग्वेज और खाने की डिश चेंज होती है, जो इस कंपैरिजन को और भी बढ़ा देती है। पिछले कई सालों से नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच लोग कंपैरिजन करते आ रहे हैं। वैसे ज़्यादातर लोग इस कंपैरिजन को नफरत की तरफ ले जाते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम फैक्ट के साथ भारत के दक्षिण यानी साउथ और उत्तर यानी नॉर्थ के राज्यों के कंपैरिजन को देखेंगे और जानेंगे कि दोनों में से कौन बेहतर है और क्यों। नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच कंपैरिजन को करने से पहले उन राज्यों के बारे में जान लेते हैं जिन्हें साउथ और नॉर्थ इंडिया के रूप में जाना जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की डेफिनेशन साल 1955 में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में तय की गई थी। इस डेफिनेशन के तहत नॉर्दर्न जोनल काउंसिल में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली और यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ आते हैं। लेकिन जब आम भाषा में उत्तर भारत की बात की जाती है तो सबसे पहले जो राज्य लोगों के दिमाग में आता है वो है उत्तर प्रदेश। लेकिन सरकार की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश सेंट्रल जोनल काउंसिल में आता है, पर इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश को नॉर्दर्न जोनल काउंसिल में ही कंसीडर करेंगे। वहीं साउदर्न जोनल काउंसिल में आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, द यूनियन टेरिटरी ऑफ पांडुचेरी आते हैं। अब हम सरकार के कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हुए समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों में से कौन सा भाग दूसरे से आगे है। किसी भी राज्य की तरक्की उसके कुछ पॉइंट से तय होती है, जिसमें पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी रेट, क्राइम रेट और रोजगार मुख्य पॉइंट होते हैं। इन रिपोर्ट्स को देखने से पहले हम थोड़ा हिस्ट्री को भी देख लेते हैं कि पुराने जमाने में भारत के उत्तरी हिस्से और साउथ में क्या अंतर था। अगर आप भारत के नक्शे को देखते हैं तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि दक्षिण भारत के सभी राज्य एक तरफ से समुद्र से घिरे हुए हैं। वहीं अगर आप उत्तर भारत के राज्यों पर नजर डालेंगे तो देखने को मिलता है कि ये राज्य चारों ओर से मैदानी स्थल से अपनी सीमाओं को साझा करते हैं। उत्तर भारत के राज्य अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, भूटान और नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। इन्हीं सीमाओं की वजह से इतिहास में उत्तर भारत की तरफ से कई हमले हुए, जिसने उत्तर भारत को कई बार पूरी तरह से तबाह कर दिया। मोहम्मद गौरी, गजनबी, बाबर और खिलजी जैसे आक्रमणकारियों ने भारत को लूटने के लिए उत्तर भारत से ही घुसकर हमला किया था। इसके अलावा भी नॉर्थ में आपसी सत्ता को लेकर लगातार संघर्ष चलता रहा है। उस समय शासक अपनी सत्ता के विस्तार के लिए एक दूसरे पर आक्रमण करते रहते थे। इन संघर्षों ने भी उत्तर भारत को काफी नुकसान पहुंचाया। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण भारत के चारों तरफ समुद्र होने की वजह से यहाँ आक्रमण देखने को नहीं मिला है। दक्षिण भारत में पहला आक्रमण 1500 ईस्वी में पुर्तगाल के द्वारा कालीकट में किया गया था। इसके बाद 1674 में द गवर्नर ऑफ द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसिस मार्टिन का सेटअप किया। साउथ इंडिया के स्टेट्स के एक साइड से समुद्र होने की वजह से यहाँ से विदेशों में व्यापार बड़ी जल्दी और तेजी से शुरू हुआ। केरल के मसालों ने विश्व भर को अपनी तरफ काफी आकर्षित किया, जिसके चलते 3000 BC में ही केरल अपने मसालों का एक्सपोर्ट विदेशों में करने लगा था। अब बात प्रेजेंट की कर लेते हैं। नंबर 1, पर कैपिटा इनकम। किसी भी देश और राज्य की तरक्की सबसे पहले वहाँ रहने वाले लोगों की प्रति व्यक्ति आय पर निर्भर करती है, जिसे इंग्लिश में पर कैपिटा इनकम कहते हैं। ये उस राज्य की आर्थिक स्थिति और वहाँ लोगों के जीवन जीने के स्तर को साफ तौर पर दिखाती है। नीति आयोग हर साल आंकड़े जारी कर देश के सभी राज्यों की पर कैपिटा इनकम बताती है। साल 2023 में जारी आंकड़ों के हिसाब से उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम उत्तर भारत के राज्यों में सबसे कम रही है। उत्तर भारत के 2 राज्य हरियाणा और हिमाचल को छोड़ दिया जाए तो सभी राज्यों की पर कैपिटा इनकम भारत की औसत पर कैपिटा इनकम से कम है। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली और यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ की पर कैपिटा इनकम भारत की औसत पर कैपिटा इनकम से ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ साउथ इंडिया के राज्यों के आंकड़ों पर नजर डालें तो सभी राज्यों की पर कैपिटा इनकम भारत की औसत पर कैपिटा इनकम से ज्यादा है। एक नजर वित्तीय साल 2022-23 के आंकड़ों पर भी डाल लेते हैं। सबसे पहले उत्तर भारत के आंकड़े देख लेते हैं। हरियाणा की पर कैपिटा इनकम लगभग 2,75,000 रुपये है, जो कि भारत की औसत पर कैपिटा इनकम से लगभग 1 लाख ज्यादा है। हिमाचल प्रदेश की पर कैपिटा इनकम लगभग 2 लाख रुपए है, जो भारत की औसत पर कैपिटा इनकम से लगभग 30,000 ज्यादा है। जम्मू कश्मीर की पर कैपिटा इनकम 1,21,000 रुपये है, जो भारत की औसत पर कैपिटा इनकम से 49,000 कम है। इस ग्राफ में जम्मू कश्मीर के यूटी बनने से पहले के आंकड़ों को भी दिखाया गया है। पंजाब की पर कैपिटा इनकम 1,62,000 रुपये है, जो भारत की औसत पर कैपिटा इनकम से लगभग 8,000 कम है। राजस्थान की पर कैपिटा इनकम 1,35,000 रुपये है, जो भारत की औसत पर कैपिटा इनकम से 35,000 कम है। भारत की राजधानी दिल्ली की पर कैपिटा इनकम लगभग 4 लाख रुपये है,
और यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ की पर कैपिटा इनकम लगभग 2,92,000 रुपए है, जो भारत की पर कैपिटा इनकम से ज्यादा है। इस डेटा में सबसे नीचे उत्तर भारत का सबसे प्रमुख राज्य यूपी आता है, जिसकी पर कैपिटा इनकम केवल 68,000 रुपए है, जो इन सभी में सबसे कम और भारत की औसत पर कैपिटा इनकम से लगभग 101,000 रुपए कम है। दोस्तों, ये सभी आंकड़े नॉर्थ इंडिया के थे। अब एक नजर साउथ के राज्यों पर भी डाल लेते हैं। आंध्र प्रदेश की पर कैपिटा इनकम लगभग 2,08,000 रुपए है। कर्नाटका की पर कैपिटा इनकम लगभग 2,79,000 रुपए है, जो कि राज्यों में सबसे अधिक है। केरल की पर कैपिटा इनकम लगभग 2,30,000 रुपए है। तमिलनाडु की पर कैपिटा इनकम 2,41,000 रुपए है। तेलंगाना की पर कैपिटा इनकम 2,75,000 रुपए है। यूनियन टेरिटरी ऑफ पांडुचेरी की पर कैपिटा इनकम 2,15,000 रुपए है। अब आप समझ गए होंगे कि दक्षिण भारत के सभी राज्यों की पर कैपिटा इनकम भारत की औसत पर कैपिटा इनकम से काफी ज्यादा है। पॉवर्टी इंडेक्स यानी गरीबी रेखा। अब एक नज़र पॉवर्टी इंडेक्स पर भी डाल लेते हैं। इस इंडेक्स को नीति आयोग की एक टास्क फोर्स के द्वारा तैयार किया जाता है। पॉवर्टी इंडेक्स में भारत के राज्यों की गरीबी का आकलन किया जाता है। नीति आयोग के द्वारा जारी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग केरल राज्य में सबसे कम गरीब लोग रहते हैं। केरल में देश की पूरी आबादी का 0.55% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। इसके बाद पांडुचेरी दूसरे नंबर पर और लक्षद्वीप तीसरे नंबर पर आते हैं। साउथ का हर स्टेट टॉप 10 में आता है। नॉर्थ के भी कुछ स्टेट जैसे पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश टॉप 10 की लिस्ट में आते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों बॉटम पर हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 23% और राजस्थान में करीब 16% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। लिटरेसी रेट, अगर भारत की लिटरेसी रेट को देखेंगे तो इसमें सबसे ऊपर केरल का नाम आता है। केरल का लिटरेसी रेट 96.2% है, जो भारत की औसत लिटरेसी रेट से ज़्यादा है। लेकिन क्या शुरू से ही भारत में साउथ के राज्य नॉर्थ से इतने आगे थे? अगर हम आज़ादी के समय पर जाएंगे तो साउथ और नॉर्थ के राज्यों के बीच कुछ ज़्यादा अंतर नहीं था। दोनों राज्य विकास के मामले में समान थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि साउथ के राज्य आज नॉर्थ के राज्यों से इतने आगे हो गए हैं? इसकी शुरुआत साल 1970 के बाद से हुई। साउथ के विकास की सबसे बड़ी वजह वहाँ की सरकारों द्वारा लाई गई पॉलिसीज़ हैं। अगर हम साउथ के सरकारों की पॉलिसीज़ की बात करें तो साउथ के राज्यों में जो पॉलिसीज़ सरकार या किसी राजनेता द्वारा बनाई जाती हैं, उसमें जनता के हक और जनता के काम को प्राथमिकता दी जाती है। इसका उदाहरण हमें साल 1997 में भी देखने को मिला था, जब कर्नाटक की सरकार ने राज्य में ऐसी पॉलिसी को लागू किया जिसकी मदद से बेंगलुरु आज भारत का IT हब बन चुका है। जब माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स भारत आए थे तो उस समय के आंध्र प्रदेश के CM ने माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स से मिलकर हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस खोलने को कहा था, जो आज भी हैदराबाद में है। और आज माइक्रोसॉफ्ट का CEO भारत का ही एक आदमी है। ये सब साउथ की पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की वजह से ही हो सका है। साउथ में कभी भी किसी पार्टी का वर्चस्व नहीं रहा है। यहाँ हर 5 साल में सरकार बदलती रही, जिसकी वजह से यहाँ के नेताओं को जनता और राज्य के हक में काम करने को मजबूर होना पड़ा। ये साउथ के हर राज्य में देखने को मिलता है। केरल में भी कभी लेफ्ट पार्टी तो कभी कांग्रेस के गठबंधन की सरकार बनी। वहीं भारत के पूर्वी राज्य पश्चिम बंगाल में भी लेफ्ट की सरकार 30 साल से ज्यादा रही, लेकिन वहाँ उस तरीके का काम नहीं हुआ जिस तरह का काम लेफ्ट पार्टी ने केरला में किया है। ये कुछ बड़ी वजह रही जिसकी वजह से साउथ के राज्यों में विकास तेजी से हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि नॉर्थ इंडिया के राज्य बहुत पीछे हैं। दोनों हिस्सों में बस थोड़ा सा ही अंतर है, लेकिन साउथ इंडिया में भी वो सभी समस्याएं मौजूद हैं जो पूरे इंडिया में हैं। इसके बावजूद साउथ का तेजी से विकास करना बाकी के भारत के लिए एक मिसाल होना चाहिए। दोस्तों, इसको लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।